नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे निमंत्रण पर छिड़े घमासान की, राम भक्तों को मिली सौगात की और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके चलते जिला प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रही है। साफ तौर से आप कैमरे में बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं अब बिल्कुल सचेत दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो भी गाड़ी अंदर जा रही है बिल्कुल उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, तो उनको अंदर जाने दे रहा है। आपको बता दूँ कि 22 जनवरी को लेकर जो भी एक सुरक्षा एजेंसी ने एक अलर्ट घोषित किया है कि चाहे आतंकी जो एक बड़ा आतंकी संगठन है वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेके जिन उनमें आने वाले राजनेताओं हों या फिर बॉलीवुड की कोई भी बड़ी हस्तियां हों, उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। इसके चलते पूरे अयोध्या को येलो जोन में बिल्कुल घोषित कर दिया गया है। पूरे अयोध्या के जो भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर जगह जगह पर पुलिस जो कि सुरक्षाकर्मी बिल्कुल खड़े कर दिए गए हैं और अयोध्या में जो भी बड़ी गाड़ियाँ अंदर प्रवेश की जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। और जो कि यहाँ के जो अयोध्या के लोकल निवासी हैं उनको बाकायदा उनका जो आधार कार्ड है उनको देखकर ही उनको अयोध्या जाने दिया जा रहा है, अयोध्या के अंदर जाने दिया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। अयोध्या में 31 भाषाओं में टूरिस्ट गाइड का ऐप बनने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य मंदिर का जो निर्माण था बिल्कुल अब पूर्ण हो चुका है। अब इंतजार है कि अब कब भगवान राम अपने नवनिर्मित विग्रह में विराजमान हो। तो वो तारीख भी तय हो चुकी है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसको लोग सालों साल भूल नहीं पाएंगे। सदियों तक वो ऐतिहासिक तारीख बिल्कुल याद रहेगा। साथ आपको बता दूं कि 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान राम को नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। आपको बता दूं कि इसके चलते अयोध्या टूरिस्ट गाइड ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से जो भी राम भक्त आएंगे, देश दुनिया में फैले जितने करोड़ों असंख्य राम भक्त हैं वो अयोध्या आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो। इस ऐप के माध्यम से उनको सारी जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो किसी महत्वपूर्ण स्थल की बात हो, जगह की बात हो या फिर रेलवे से संबंधित कोई सुविधाएं हो और या फिर रेलवे के अलावा हवाई यात्रा की बात करें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण स्थान होंगे उनके पौराणिक मान्यताओं को भी उस ऐप में बताया जाएगा। और इस ऐप की खासियत बता दें कि इस ऐप को लगभग 31 भाषाओं में बनाया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी और फैंसी के रूप में भाषा के रूप में इस ऐप को बनाया गया है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में 22 और 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक और जहां दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के लेकर, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर 22 जनवरी का जो प्रोग्राम है, इन दोनों के मद्देनजर दिल्ली में विशेष तौर पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। विशेष तौर पर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होना है और वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होना है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम हो जाती है। राजधानी होने के नाते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हर बार देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जब दोहरी भूमिका देखने को मिले 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को लेकर और 26 जनवरी को लेकर, तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। और इसी का परिणाम है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें तो पिकेट को लेकर के हो या फिर पुलिस गश्त को लेकर के हो या
तमाम बॉर्डर इलाकों में बैरिकेडिंग को लेकर हो। हर तरीके से आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो संदिग्ध गतिविधि है उस पर रोक लगाई जा सके और समय से पहले संदिग्ध लोगों पर पकड़ बनाई जा सके। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून से लेकर अयोध्या तक सीधा बस सेवा शुरू की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम जो राज्य भर है वो उत्साह में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून से एक बस सर्विस चलाई गई है, देहरादून से सीधा जो अयोध्या जाएगी। आप देख सकते हैं ये कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी। जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि जो यात्रियों की संख्या है फिलहाल कम है। आप देख सकते हैं देहरादून, लखनऊ, बाराबंकी, उसके बाद फैजाबाद और अयोध्या तक ये बस जाएगी। करीब 1500 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र रहेगा और इसमें कहा जा सकता है 1000 रुपये करीब जो इसका किराया रहेगा। और इसमें अगर बात की जाए तो लोग सीधा अयोध्या जा सकते हैं। जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन कर सकते हैं श्री राम के। और इसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिली। कल से बस चालू हुई थी, जिसमें पहले दिन अगर बात की जाए तो 3 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो थोड़ी कमी हमने देखी है, लेकिन आने वाले समय में 22 जनवरी को इससे ज़्यादा अत्यधिक भीड़ की जो उम्मीद है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो वहीं बीएसपी में पहली बार आकाश आनंद ने बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि बसपा नई सूरत की ओर दिखाई दे रही है। चलते हुए जिस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे आनंद को कमान सौंपी है तो उसको देखते हुए प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आनंद ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार 2024 के चुनाव आ रहा है उसके हाथों में सारी कमान दे दी गई है, लेकिन उसके बाद बता दें कि 2024 से पहले आनंद ने जो है साफ तौर पे कहा, आकाश आनंद ने कहा है कि इस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कि उनने जो है अपना एक नंबर भी जारी किया है मिस कॉल मारने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए। जिस तरीके से बसपा को देखते हुए तमाम मंत्री नेता जो है टिप्पणी करते हुए नजर आते थे, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक कमान सौंपी है, कमान सौंपने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को देखरेख में नया सोशल मीडिया सेल तैयार किया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। मायावती ने इसे अपने जन्मदिन या कभी भी लॉन्च कर सकती है। सुबह मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, रुकेंगे, सत्ता की गुर किल्ली लेकर रहेंगे, अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए, देश में सामंत मूल समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और यह आपसे शुरू होगा। इस मिशन जुड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अपनी विरासत उन्हें सौंप दी गई है। भतीजे आकाश आनंद ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। बता दें कि जिस तरीके से मायावती ने अपने उत्तराधिकारी जो घोषित किए थे आकाश आनंद को, अपने भतीजे को, लगातार इस पे जो है काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद जो है दिल्ली में बैठ के बैठक कर रहे हैं लगातार 2024 चुनावों को किस तरीके से जीता जाए और बसपा जो है किस तरीके से जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा अपना रुख करे। लेकिन देखा जा रहा है कि आकाश आनंद जो है काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। आपको बता दें कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी छापेमारी करने गई थी, जिन पर पिछले दिनों ईडी की टीम पर हमला हुआ था। अब इस दौरान जिस समय हमला हुआ था उस समय ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए। अब इस दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता ईडी पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी हुआ है जो ईडी के ऊपर हमला हुआ है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने जो ईडी के ऊपर हमला करवाया गया है ये गैर कानूनी है। बता दें कि ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद ईडी ने एक अधिकारी के बयान जारी करते हुए कहा था कि हमें पुख्ता सूचना मिली थी कि शेख शाहजहां के घर पर हवाले का पैसा रखा हुआ है। शेख शाहजहां हवाले का रैकेट से जुड़ा हुआ है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी। उसके घर पर भारी मात्रा में विदेश हथियार भी रखे गए थे। ऐसे में ईडी की रेड ना हो सके इसलिए शाहजहां शेख की तरफ से हमला करवाया गया। बता दें कि इस मामले में अब तो वहीं लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की है।
क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, बता रहे हमारे संवाददाता शुभम पांडे। 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज लखनऊ के चांसलर क्लब में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावेकर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में आज जो है बैठक की गई। बैठक में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में साफ तौर से कहा गया कि जो लोग हैं, जो कहा जाता है क्षेत्रवार तरीके से सीटों के बंटवारों को लेकर के, सीटों को किस तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है, कितना जो प्रदर्शन है लोकसभा में किस तरीके से जो बीजेपी है वो करती है, जिसको लेकर के जो उसका वर्चस्व है लगातार जो बढ़ता हुआ है, वो लगातार आंकड़े जो है बढ़ते रहे। साफ कहा जा सकता है इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 के पास जो है पहुंचने का जो आंकड़ा है वो लिया गया। साफ कहा जा सकता है कि 80 के पार इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उनको बीजेपी जो है निशाना बनाने वाली है। और लगातार कहा जा सकता है कि वोट बैंक को साधने के लिए, हर वर्ग को साथ रखने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के हिसाब से चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे एससी वर्ग हो, कोई भी हो, हर किसी को साधने के लिए लगातार बीजेपी जो है अलग अलग एजेंडों के तहत लोगों को जोड़ रही है। तो वहीं प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला दिया था, लेकिन ये किस तरह काम करेगा, क्या प्रारूप होगा, इसको लेकर के बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि उस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही, 16 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। ऐसे में फ़िलहाल इस सुनवाई को टाल दिया जाए, जबकि हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा था कि जल्द से जल्द कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और उसके बाद वहाँ पर सर्वे कराया जाए, जिसको लेकर करीब जो हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। उसके बाद इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। दरअसल अब कोर्ट को ये फैसला करना है कि जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा वो किस तरह से सर्वे का काम करेगा, कोर्ट में कमिश्नर जो बनाया जाएगा कौन होगा, कितने लोगों की टीम होगी, इसको लेकर के बाकायदा सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि इस पूरे जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए उसमें 3 लोगों की टीम बनाई जाए, जिसमें एक रिटायर्ड जज और 2 अधिवक्ता को रखा जाए, और जिससे इस पूरे मामले में जो सर्वे की कार्रवाई है वो की जा सके। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर वो फैसला सुनाएगा कि इस मामले को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद सुनेगा या जो प्रारूप की डिमांड की जा रही है उसका पालन किया जाएगा। शोएब की जवाब प्रयागराज। तो वहीं बदायूं में राम जानकी वनगमन पदयात्रा निकाली गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। दातागंज की वाटर वूमेन शिप्रा पाठक अयोध्या से 27 नवंबर 2023 से जो पैदल यात्रा कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस जंगलों से राम गुजर के गए थे उन्हीं जंगलों से होते हुए वह भी गुजर रही हैं। तो बता दें इन लोगों में देखने की खास उत्साह है। वहीं जो रोड के जो गांव से गुजरती हैं तो वहां के लोग उनके साथ लगते हैं और ढोल और माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि ये जो शिप्रा पाठक हैं ये दातागंज के समाज सेवी डॉक्टर शैलेश पाठक जो हैं उनकी पुत्री हैं। वहीं उनका संकल्प है कि वह इस यात्रा को करती हुई रामेश्वर पर जाकर इसको समाप्त करेंगी। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस बदायूं। तो वहीं गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। पुलिस को चुनौती देते हुए 1 दर्जन से ज्यादा चोरों ने लोनी थाना क्षेत्र के सेवाधाम चौकी के पास राम विहार मार्केट पर एक ज्वेलरी शॉप को इस बार निशाना बनाया है। मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का है, जहां एक ज्वेलरी शॉप है जिसको 20 चोरों की संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने देर सवेरे 3:15 बजे की बात बताई जा रही है, जब चोर उस दुकान की ज्वेलरी का दुकान का शटर तोड़ते हैं और तोड़कर उसमें दाखिल होते हैं।
ज्वेलरी शॉप के अंदर रखे लगभग 60 लाख की कीमती के ज्वेलरी, जिसमें सोने की चीजें और चांदी की चीजों को चोर आसानी से एक कंबल में लपेट कर ले जाते हैं और ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। ये सब पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ गाजियाबाद पुलिस आए दिन बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन इस चीज को चुनौती देते हुए आज चोरों ने पुलिस की सारी सुरक्षा पे सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी की तरफ से बयान आया है कि गाजियाबाद पुलिस की इस लापरवाही से आज उसको 60 लाख के रुपए का लगभग कीमती सामान उसकी दुकान से चोरी हो गया है। वहीं पुलिस का कहना यह है, एसीपी लोनी रवि प्रकाश का कहना यह है कि हमने चोरों की तलाश के लिए 6 टीम गठित कर दी है। जल्द से जल्द उन चोरों को तलाश कर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जेल भेजेगी। कहीं ना कहीं पुलिस की जनता की सुरक्षा को लेकर और दुकानदारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं बुलंदशहर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कैसे लगी आग, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया और गत्ता फैक्ट्री में रखे लाखों का माल गत्ता जलकर राख हो गया। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम पर आग पर काबू नहीं पाया गया। उसके बाद बुलंदशहर और खुर्जा से कम आधा दर्जन दमकल विभाग द्वारा गाड़ी मंगाई गई और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत। तो वहीं कोरबा में मेडिकल डिपार्टमेंट की बैठक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। कोरबा जिले में अवैध नशे की दवाइयां, प्रतिबंधित दवाइयों का चलन बढ़ने से इनकी चपेट में युवाओं को आने को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने सारे जिले के दवा दुकानों के संचालकों की एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में ये कहा गया कि बिना डॉक्टरी पर्ची के किसी भी तरह की नशीली दवाओं का, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री ना किया जाए और ऐसा करने वालों दवा दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरबा इन दिनों नशीली दवाओं की चपेट में है। यहाँ के युवा नशे की दवाइयों का सेवन करते हैं और बाहरी जिलों से भी आ रही नशे की दवाइयों पर भी पुलिस नजर रख रही है। लेकिन युवाओं के इस पर बढ़ते हुए इस नशे की चलन को देखते हुए पुलिस काफ़ी सतर्क है और ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए उसने मुहिम शुरू कर दी है। कैमरामैन आशीष के साथ कोरबा से इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल किदवई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। कहां छापेमारी की है बता रहे हमारे संवाददाता ज्योति निषाद। टेरर नेटवर्क और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए ने छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनआईए ने देश के 5 राज्यों में छापेमारी की है, जिसमें 33 ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसपे छापा मारा गया है। आपको बता दें कि एनआईए ने हरियाणा के सोनीपत जिले के सिरसा गांव और गढ़ी सिराना में भी रेड मारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित सिरसा और प्रियावर्ती फौजी के परिजनों से एनआईए ने पूछताछ की है। इस दौरान उनके मकानों की भी तलाशी ली गई। एनआईए की पूछताछ के बाद अंकित के पिता जगबीर ने बताया कि एक टीम गुरुवार की सुबह घर पहुंची थी। टीम ने अंकित के बारे में परिवार से पूछा कि उससे बातचीत होती है या नहीं, अगर होती है तो क्या बात होती है। शार्प शूटर अंकित ने ही सिद्धू मूसेवाला को सबसे नजदीक जाकर गोलियां मारी थी। उससे पहले अंकित गोलियों से सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखकर तस्वीर भी खिंचवाई गई थी। अंकित ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। आपको बता दें, टेरर नेटवर्क और गैंगस्टर नेटवर्क के खत्म करने के लिए एनआईए जो है लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके लिए अभी फिलहाल 5 राज्यों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 33 ठिकाने शामिल हैं और आगे भी एनआईए की जो छापेमारी है वो जारी रहेगी, क्योंकि जो गैंगस्टर है उसे खत्म करना है, जिसके लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील बैल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने जिस मौसम के बदलने का अनुमान यहाँ पर जताया था वो यहाँ पर दिखने लगा। 9 तारीख के बाद से ही प्रदेश में ये कह सकते हैं कि जो ठंड है वो और बढ़ने लगी है। पहाड़ों में ठिठुरन ज्यादा बढ़ने लगी है और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो घने कोहरे की चादर है वो पूरे उत्तराखंड को अपने घेरे में समेटती नजर आ रही है। और आज सुबह से ही कह सकते हैं देहरादून या आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो रही है और ये कह सकते हैं कि दोपहर समय होने को आया, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के जो दर्शन है वो आम जनता को नहीं हो पा रहे हैं। और मौसम विभाग ने अभी भी घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी करा है। खासतौर पर हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए कहा गया और साथ ही उम्मीद जताई गई कि लोग उस सावधानियों का पालन यहाँ पर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना से या फिर कोई और जो परेशानी है उससे होने से बचे रह सकें। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उसके चलते जो सामान्य जो तापमान है उसमें और गिरावट यहाँ पर आ रही है। पूर्व में जो 2 से 4 डिग्री की जो गिरावट थी अब बढ़कर 2 से 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट यहाँ पर होने लगी आ रही है। असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, यानी जब तक बारिश नहीं होती है तब तक किसी प्रकार से रोजाना जो ठिठुरन होगी और सताती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अर्चना के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं गोरखपुर में हो रहा है आयोजित महोत्सव, कला का महोत्सव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य नारायण। संस्कृति और ज्ञान का महोत्सव गोरखपुर महोत्सव आज गोरखपुर में प्रारंभ हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 11वें फेरे तक चलने वाला यह महोत्सव काफ़ी मामले में गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन के लिए आए हैं। विज्ञान प्रदर्शनी, अन्य प्रकार की प्रदर्शनी, टेराकोटा प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा किया गया है। उनके साथ स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहे हैं। गोरखपुर में यह प्रदर्शनी काफ़ी उत्साहित लोगों को कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा गोरखपुर में जो यह महोत्सव हर साल आयोजित होता है, इस साल भी यह महोत्सव यहाँ पर चंपा देवी पार्क से आयोजित हो रहा है। इसका समापन योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा 13 तारीख को। आदित्य नारायण श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।